So this is going to be our third lecture. Technically this is our third lecture. और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पहले क्विक रिकैप करेंगे ऑफ द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर and we'll go ahead with the topics that we have to do in today's lecture. So in today's lecture, before we start, we do a quick recap. Last lecture we did the capital market instruments, जिसमें हमने देखा था प्योर इंस्ट्रूमेंट्स और हाइब्रिड एंड डेरिवेटिव्स को हमने देखा था। प्योर इंस्ट्रूमेंट्स में हमने देखा इक्विटी है, फिर हमने यहाँ पर इक्विटी शेयर्स के फीचर्स को कवर किया था, और फिर हमने प्रेफरेंस शेयर्स को भी यहाँ पर देखा था कि प्रेफरेंस शेयर्स के क्या फीचर्स होते हैं। देन वी सॉ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और उनके फीचर्स को भी हमने यहाँ पर डिटेल में समझा था। देयर आफ्टर वी कवर्ड इक्वी प्रेफ विच आर फुल्ली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, करेक्ट, जिसका एक पार्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है और जो दूसरा पार्ट है वो ऑप्शनली कन्वर्ट होता है। एंड देन वी सॉ डिबेंचर्स, एंड डिबेंचर्स के अंदर हमने देखा था द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स व्हिच आर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कवर्ड the fully convertible, partly convertible and the non-convertible debentures and the optionally fully convertible debentures. Thereafter we covered what is an warrant. So warrant is what? It is an right but not an obligation to buy the securities of the company, correct? So ये point आपके पास आया। Then हमने यहाँ पर check किया that mortgage backed security. So mortgage backed securities के अंदर हमने देखा था कि जो banks है, ठीक है, वो यहाँ पे बोरोवर के एसेट्स के ऊपर प्लेज क्रिएट करता है जब बैंक उनको लोन देता है, एंड देन ये प्लेज ट्रांसफर कर दिया जाता है एसपीवी या एआरसी को, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर फिर सिक्योरिटी इंटरेस्ट को क्रिएट किया जाता है। सो आपको मॉड्यूल के अंदर सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स मिलेगा। तो सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? वो यही सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको कि इशू किया जाता है बाय द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और बाय द बैंक्स इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो ये आपके पास है। देन हमने यहाँ पर चेक किया था डेरिवेटिव्स। सो डेरिवेटिव्स के फीचर्स को हमने देखा, और हमने देखा 4 तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं: फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड एंड स्वैप। फर्दर हमने यहाँ पे देखा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? तो बेसिकली इट इज जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाय एंड सेल. सो देयर इज गोइंग टू बी वन बायर, there is going to be one seller, both of them will enter into a contract to buy and to sell. There will be an underlying asset. Now this asset can be anything. This asset can be a commodity, correct? This asset can be a currency. ये कुछ भी हो सकता है। commodity जैसे कि राइस, गोल्ड, क्रूड ऑयल। करेंसी में जैसे कि डॉलर, पाउंड, कुछ भी यहाँ पे आएगा, और एक फिक्स्ड प्राइस पे होता है। और खास बात इसकी ये होती है क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, so it is going to be executed on the future date, but the terms of the contract, everything is discussed and fixed at a day before this date. So ये हमने यहाँ पर चेक किया था। जैसे आफ्टर 3 months, ये वाला हमने कॉन्ट्रैक्ट देखा था कि ए एंड बी दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कि ए यहाँ पर सेल करेगा आईटीसी के शेयर्स टू बी आफ्टर 3 months फॉर ₹400 ईच। नाउ आफ्टर 3 months प्राइस ऑफ आईटीसी चाहे 250 हो या फिर वो 500 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस यही रहेगा। मतलब ए और बी के लिए प्राइस यहाँ पर 400 ही रहेगा। अब अगर प्राइस 250 हो गया तो किसी एक को फायदा होगा, 500 हो गया तो दूसरे को फायदा होगा। एंड इसी के बेसिस पे हमने देखा था that the derivatives are what they are a zero sum game, one party gains the other party loses। और खास बात इसमें यह है कि यहाँ पर जो अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं उनका एक्चुअल डिलीवरी नहीं होता। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम सेटल करते हैं कैश में, और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉसेस जो होता है उसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, राइट? ये पार्ट हमने कवर किया। फिर आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द एक्सचेंज, एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जैसा होता है, बट ओनली डिफरेंस दैट दे आर एग्जीक्यूटेड प्राइवेटली। फिर अगर आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो सस्पेंस में मैंने आप लोगों को छोड़ा था। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट where one party has the option and the other party has the obligation। जैसे हमने यहाँ पर चेक किया था, ए के पास राइट है और बी के पास ऑब्लिगेशन है। हमारे एग्जाम्पल के अंदर ए इज द पार्टी हु हैज द ऑप्शन, बी हैज द पार्टी हु हैज द basically who has the right, and B is the party who has the obligation, correct? Now अगर आपको चांस मिले तो आप क्या बनना पसंद करोगे? आप A बनना पसंद करोगे या B बनना पसंद करोगे? Would you like to become A or would you like to become B? क्योंकि हमने यहाँ पर चेक किया था A will either have gain or there will be no profit no loss, B will either have loss
और ही विल हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। ये सिचुएशन है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे सब कोई ए बोल रहे हैं, बट सर आपने एक पॉइंट लास्ट क्लास के एंड में बोला था कि बी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है ए के साथ, क्या उसके ऊपर कोई प्रेशर है कि वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? सो आंसर इज नो। यहाँ पर क्या है, आपको समझना होगा कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है। बेसिकली सी आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल। आप लोग मार्केट में एक्सपर्ट हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग मार्केट में यहाँ पे एक्सपर्ट हो। सो लेट्स से ए के पास क्या है, मैंने आपको बोला ए हैज गॉट अ राइट, ओके। एंड बी के लिए मैंने आपको क्या बोला, बी हैज द ऑब्लिगेशन। अब अगर आप यहां पर सिनेरियो चेक करो तो क्या रहता है, ए के पास क्योंकि राइट है तो ये क्या कर सकता है, ये मन करेगा तो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा और नहीं करेगा तो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। बी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो ए हैज द ऑप्शन, बी हैज द ऑब्लिगेशन। इसके लिए ए क्या करता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट? इट्स अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वेयर one party has the right and the other party has the obligation. Yes or no? हमने यही चेक किया था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक पार्टी के पास राइट है, दूसरे पार्टी के पास फ्यूचर मतलब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के पास राइट है और दूसरे पार्टी के पास ऑब्लिगेशन है। तो सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे आज, ठीक है, वी विल एंटर इट द कॉन्ट्रैक्ट टुडे एंड वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज इट ऑन अ फ्यूचर डेट। जैसे आज अगर मैं बोलूं हम 15 सितंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं और इसको एक्सरसाइज कब करेंगे, लेट्स से 1 दिसंबर को। अब प्राइस और सब कुछ अभी के अभी यहाँ पर डिसाइड हो गया। तो ए क्योंकि उसको पास राइट है, बी उसके पास ऑब्लिगेशन है, ए क्या करेगा, ए यहाँ पर बी को पे करेगा ऑप्शन प्रीमियम। अब बहुत ध्यान से आप समझना इस पूरे कॉन्सेप्ट को। ए इज गोइंग टू पे ऑप्शन प्रीमियम टू बी व्हेन, टुडे। द ऑप्शन प्रीमियम विल बी पेड बाय ए टू बी। Now, what is this option premium? This option premium is the reward for B for taking all the risk. If you see, technically B is taking all the risk. So this option premium is what? This option premium is the reward for this risk. This option premium is non-refundable. Okay. Let's say A option को exercise नहीं करता तो वो option premium demand नहीं कर सकता. This is non-refundable. This is non-adjustable. इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। फुल फ्लेजेड ये अमाउंट यहाँ पर ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, ठीक है। और कौन पे करेगा, ए। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि आपने अपने कार का इंश्योरेंस करवाया, 10 साल तक आपने कार को अच्छे से चलाया और उसके बाद आपने उस कार को बेच दिया। 10 साल में आपके कार का एक बार भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपने जो 10 साल तक इस कार का इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे किया था, क्या वो प्रीमियम आपको रिफंड किया जाएगा? जस्ट बिकॉज आपने आज तक कभी क्लेम नहीं उठाया, आपने मेडिक्लेम करवाया, ठीक है, और 5 साल से आप मेडिक्लेम का प्रीमियम पे किए जा रहे हो, लेकिन आपने आज तक कभी मेडिक्लेम क्लेम नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान की दया से, यू नो, बाय गॉड्स ग्रेस यू आर इन अ फिट पोजीशन, आप अच्छे से वर्कआउट करते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको प्रीमियम रिफंड नहीं करेगा। बट यस, अगर अनफॉर्चुनेटली आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपका पूरा इंश्योरेंस का खर्चा उठाएगा। सो इट वर्क्स लाइक दिस ओनली। नाउ यहाँ पे बी जो है वो है मार्केट का एक्सपर्ट, ही इज अ एक्सपर्ट इन द मार्केट, and A is, let's say, he is newly entered into the market. ठीक है, so A therefore is not taking the risk. B is an expert, he is taking the risk. आपने ITC वाला एग्जांपल देखा, तो सपोज A B के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है that A is going to buy the shares of ITC, okay, at the rate 400 rupees each from B. कभी? On 1st of November. Now बी मार्केट में एक्सपर्ट है, उसको पता है कि ये जो शेयर प्राइस है ना, ये 400 रुपया पहुंचेगा ही नहीं, ये शेयर प्राइस
मैक्स टू मैक्स जाएगा कितना, 300 रुपीज में, 300 रुपया जाएगा, 400 रुपया तक पहुंचेगा नहीं। ए अपने ऑप्शन को कब एक्सरसाइज करेगा? व्हेन इज ए गोइंग टू एक्सरसाइज द ऑप्शन? व्हेन द शेयर प्राइस विल बी मोर देन 400, यस और नो? अगर सपोज करो 1 दिसंबर को शेयर प्राइस हो गया 700 रुपीज, तो ए बिल्कुल खुश हो जाएगा और बी को क्या बोलेगा, आप मुझे ये शेयर दो और 400 रुपए में शेयर दो, मुझे ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, और बी यहाँ पर मना नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर शेयर प्राइस उस दिन मार्केट में आपको मिल रहा होगा at 300 rupees, matlab any price which is less than 400, then A will not exercise the option. What A is going to say? मन नहीं है मेरा, मूड नहीं है, मैं नहीं खरीदूंगा। बट इन दैट केस आप ये देखो, ये जो ऑप्शन प्रीमियम ए ने बी को पे किया है वो इसके लिए क्या हो गया, नॉन रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल। तो ये जो ऑप्शन प्रीमियम है ये बी का इनकम हो गया। सपोज ये 400 रुपया का शेयर था, उसने 10%, लेट्स से 40 रुपीज का ऑप्शन प्रीमियम पे किया, तो यहाँ पर ए को ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करने से कितने का नुकसान हुआ, 40 रुपीज का नुकसान हुआ, और बी को यहाँ पर 40 रुपीज का गेन हो गया। हाँ, पूरे ट्रांजैक्शन में अगर आप देखो तो ए को कोई वैसे नुकसान नहीं हुआ है। मतलब अगर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता और 300 रुपीज प्राइस चला जाता, तो ए को इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 100 रुपीज पर शेयर का नुकसान होता, ये नुकसान नहीं हुआ। बट हाँ, ये 40 रुपया का जो ऑप्शन प्रीमियम उसने पे किया है ये वेस्ट हो गया। जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम पे करते हैं वो हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है। बट हाँ, एक तरीके से ये था, हमने अपने आप को सिक्योर करके रखा था। इज द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर अगर 400 के ऊपर जाता है तो बी को नुकसान होगा, हाँ बिल्कुल करेक्ट वेदांत, अगर 400 के ऊपर जाएगा तो बी को नुकसान होगा, और अगर 400 के नीचे रहा तो फिर बी को फायदा होगा, ए को नुकसान नहीं होगा। बी को फायदा होगा बट ए को नुकसान नहीं होगा। बी को फायदा कैसे हो जाएगा, ये जो 40 रुपया का ऑप्शन प्रीमियम उसको मिला है वो उसके लिए उसका नेट इनकम, वो इसको रिफंड नहीं करेगा। ओके, डज दिस मेक सेंस? सपोज यहाँ पे प्राइस चला गया 700, तो वो क्या बोलेगा, 700 माइनस 400, तो यहाँ पर बी बोलेगा मेरे को 300 रुपया का नुकसान। लेकिन फिर वो क्या बोलेगा, नहीं मेरा नेट लॉस जो है वो 300 नहीं है, क्योंकि 300 में ये 40 रुपीज का ऑप्शन प्रीमियम तो मुझे ए ने वैसे ही पे कर दिया था, तो मेरा जो नेट लॉस है वो है 260 रुपीज। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे एशो बोल रहे हैं सर हमने ए बन के गलती कर दी। देखो, ए बन के गलती नहीं करी, ये आपका बिल्कुल डिपेंड करता है रिस्क एपेटाइट पे। अगर आप एक रिस्क लवर हो, ठीक है, अगर रिस्क है तो इश्क है, या इश्क है तो रिस्क है, आप ये डायलॉग मारने वाले इंसान हो, तो आप क्या करोगे, आप ऑप्शन बेचोगे, ठीक है। मतलब आप प्रीमियम लोगे और आप बोलोगे चल तेरा मन तो ऑप्शन एक्सरसाइज करना, नहीं तो नहीं करना। लेकिन अगर आप रिस्क लवर नहीं हो, आपका लेफ्ट हैंड जो है वो हमेशा आपके हार्ट को पकड़ के बैठा रहता है, इन दैट केस आप यहाँ पर क्या बोलोगे, इट्स गुड कि चलो ठीक है मैं यहाँ पे अपने ऑप्शन प्रीमियम दे देता हूँ, मन करेगा तो खरीदूंगा नहीं तो नहीं खरीदूंगा, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। ये वो वाला सिनेरियो है। तो जो खतरों के खिलाड़ी वो जाए यहाँ पे, और जो सेफ खेलने वाले वो जाए यहाँ पे। आप बताइए, सबका साथ सबका विकास, बोलिए जी, इज दिस क्लियर? सर हम कैसे ऑप्शन या ऑब्लिगेशन वाले बनेंगे? देखो क्या होता है, जब आप स्टॉक मार्केट में जाओगे, लेट्स से आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के F&O सेक्शन के अंदर जाओगे, तो जब आप ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे उस वक्त वो आपसे पूछेगा यू वांट टू बिकम ऑप्शन बायर और यू वांट टू बिकम ऑप्शन सेलर। यहाँ पर ए क्या है, ऑप्शन बायर, और बी क्या है, ऑप्शन सेलर। तो वो आपसे पूछेगा, तो अकॉर्डिंगली जो आपको मन वो आप बता देना। ओके, सो ये आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं होगा, तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, और हो जाए तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप मुझे डन करके लिख देना। चलिए, तो ये पॉइंट आए। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर एक पार्टी के पास राइट होगा बट ऑब्लिगेशन नहीं होगा। अब राइट टू बाय उसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन, और राइट टू सेल होता है उसको हम बोलते हैं पुट ऑप्शन। ये बिल्कुल ध्यान रख लेना, ऑप्शन दो तरीके का होता है, राइट टू बाय, राइट टू सेल। ये हिसाब से आपका निकलता है कॉल एंड पुट। अब कॉल एंड पुट के अंदर आप देखो, देखो बेसिकली क्या होगा, भले ही अंडरलाइन कमोडिटी को आप परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर किस चीज का बात हो रहा है, यू आर बाइंग व्हाट, यू आर बाइंग द ऑप्शन।
तो आप क्या बोलोगे, मुझे कॉल ऑप्शन चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके पास राइट हो सामान बेचने का, तो आप क्या बोलोगे, मुझे पुट ऑप्शन चाहिए। यह है आपको क्लियर? If you want the right to buy, you will say, I need call option. If you want to go and sell, or if you want the right to sell, then you will say, I need a put option. तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, right to buy, right to sell, इसको हम बोलते हैं call option, put option। फिर इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो, एलिमेंट्स ऑफ ऑप्शंस के अंदर एक तो कॉल पुट होगा, कुछ अंडरलाइंग एसेट होगा, एक एक्सपायरी डेट होगा, फिर आपके पास कोई स्ट्राइक प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस होगा। जैसे हमारे केस के अंदर 400 रुपीज था। एंड दो तरह के पोजिशन होते हैं, एक होता है लॉन्ग पोजिशन, एक होता है शॉर्ट पोजिशन, राइट। ये दो पोजिशंस आपको मिलेंगे, लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल शॉर्ट पुट। तो लॉन्ग पोजिशन इज बेसिकली जब आप क्या कर रहे हो, आप बाय कर रहे हो, और अगर आप सेल करते हो तो आपका शॉर्ट पोजिशंस। पोजिशंस क्या होते हैं, आप क्या पोजीशन ले रहे हो, मतलब यू आर अ ऑप्शन बायर और यू आर एन ऑप्शन सेलर, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा मेरे पास है लॉन्ग कॉल, मैं बोलूंगा मेरे पास है लॉन्ग कॉल। लॉन्ग कॉल है मतलब आई हैव अ राइट, ओके, आई हैव अ राइट, ठीक है। राइट फॉर व्हाट, राइट टू बाय। अगर मैं बोलूंगा मेरे पास है लॉन्ग पुट, लॉन्ग पुट मतलब आई हैव द राइट टू सेल। तो नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास कॉल ऑप्शन है, मेरे पास पुट ऑप्शन है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि आपके पास लॉन्ग पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन मतलब आप सिंपली ये समझ लो, लॉन्ग पोजीशन इंप्लाइज राइट एंड शॉर्ट पोजीशन इंप्लाइज ऑब्लिगेशन। डज दिस मेक सेंस? तो अगर मैं बोलूं मेरे पास, बिल्कुल आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। आप ये देखो, देखो पोजीशंस इन ऑप्शन मार्केट, सबसे पहले तो आप ये समझ लो, पोजीशन इन ऑप्शन मार्केट में आपको सबसे पहले ये देखना होगा आपके पास राइट है या आपके पास है ऑब्लिगेशन। मेक सेंस? वेदर यू हैव राइट और यू हैव ऑब्लिगेशंस। इफ यू हैव राइट तो हम क्या बोलेंगे, आपने लॉन्ग पोजीशन रखा हुआ है, और अगर आप ऑब्लिगेशंस लेके बैठे हो तो आपके पास क्या है यहाँ पे, शॉर्ट पोजीशन। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब आप यहाँ पे बात करोगे कि सर मेरे पास राइट तो है, बट राइट किस चीज का? मेरे पास राइट हो सकता है बाय करने का, और मेरे साथ हो सकता है राइट सेल करने का, यस और नो? तो हम यहां पर बोलेंगे राइट टू बाय इज कॉल्ड एज लॉन्ग कॉल, ओके, एंड राइट टू सेल इज बेसिकली लॉन्ग पुट। आया आपको समझ में? लॉन्ग मतलब मेरे पास राइट है, और कॉल मतलब मेरे पास बाय करने का राइट, मतलब कॉल रिप्रेजेंट्स बाय और लॉन्ग रिप्रेजेंट्स राइट। सो राइट टू बाय इज लॉन्ग कॉल, राइट टू सेल इज लॉन्ग पुट। मेक सेंस? राइट। अच्छा, अब आप देखो शॉर्ट पोजीशन में अगर आप देखोगे तो शॉर्ट पोजीशन में आपके पास क्या होगा, देखो मैं अगर इसी का ओपोजिट बताऊं, इसके पास राइट टू बाय है तो इसके पास क्या होगा, ऑब्लिगेशन टू सेल। और इसके पास अगर ऑब्लिगेशन राइट टू सेल है तो इसके पास क्या होगा, ऑब्लिगेशन टू बाय। आप बताइए क्या ये क्लियर हुआ? राइट। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। फिर आप देखिए आपके पास दो और तरीके के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन ऑप्शन, एक होता है यूरोपियन ऑप्शन। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि यूरोपियन ऑप्शन कब खत्म होगा, एक्सपायरी पे ही खत्म होगा, और अमेरिकन ऑप्शन आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। मतलब अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आज एंटर कर जाते हो, आज आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, टुडे इज लेट्स से 18th ऑफ सितंबर, ठीक है, आज आप इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, आपका एक्सपायरी है कभी 1 दिसंबर। अब अचानक से आपको नवंबर में कहीं पर रियलाइज होता है कि नहीं यार, मेरे को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से एक्सिट करना है। तो क्या आप यहाँ पे नवंबर में इस ऑप्शन से एग्जिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर आप एग्जिट कर सकते हो तो ये हो गया आपके लिए
अमेरिकन ऑप्शन। और अगर आप यहाँ पर इस ऑप्शन से एग्जिट नहीं कर सकते तो इसको हम बोल देते हैं यूरोपियन ऑप्शन। तो ऐसा नहीं होता है कि अमेरिकन ऑप्शन अमेरिका वाला और यूरोपियन ऑप्शन यूरोपियन वाला, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पर नाम से है कि अमेरिकन ऑप्शन यू कैन एंटर एग्जिट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यूरोपियन ऑप्शन यू कैन एंटर एनी टाइम बट यू कैन एग्जिट ओनली ऑन द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन, तो आपको वहां पर सिंपली ये लिखना है दैट अमेरिकन ऑप्शन कैन बी एंटर्ड एनी टाइम। जब हम बाय कर रहे हैं मतलब हम उसमें एंटर कर रहे हैं, सो अमेरिकन ऑप्शन कैन बी एंटर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड अमेरिकन ऑप्शन से अगर आपको एग्जिट करना है मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट से, यू हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट हियर, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हो तो आप कभी भी कर सकते हो और कभी भी एग्जिट कर सकते हो। यू नीड नॉट वेट टिल द एक्सपायरी। तो आपका ऑप्शन का नेचर क्या है उसको हम बोलेंगे अरे ये तो अमेरिकन ऑप्शन है। और अगर आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें आप एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, मतलब एंटर तो कभी भी कर सकते हो पर एग्जिट जब करोगे वो आपका एक्सपायरी पर ही होगा, तो आप बोलोगे दिस इज एन अमेरिकन ऑप्शन। एक सिंपल 2 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज अमेरिकन ऑप्शन, व्हाट इज यूरोपियन ऑप्शन, तो उसमें आप सिंपली ये पॉइंट बनाओगे और आप चाहो तो एग्जैक्टली एग्जाम में ये टेबल भी बना के आ सकते हो। डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? ओके चलिए, तो यहाँ पर किसी ने कमेंट किया कि किसी प्री टेस्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको मिला था। ओके आगे देखिए, हम नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स का। तो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, जो दो में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल कर दे। एक तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे सिक्योरिटीज जो कि फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, इक्विटी शेयर्स में, वो है हाइब्रिड। या फिर इसमें से दूसरा कंडीशन क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली क्या करता है, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के फीचर्स को ऐड करके रखता है। जैसे हमने देखा था इक्वी प्रेफ, ठीक है, इक्वी प्रेफ। फिर आगे हम देखेंगे इक्विटी शेयर विथ वारंट। तो ये क्या हो गया आपके लिए, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसमें इक्विटी शेयर भी है और उसमें वारंट भी है। तो ये हो गया आपके लिए दूसरा कंडीशन फुलफिल। तो इन दो में से जो भी एक कंडीशन आपका फुलफिल हो जाए, जैसे कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों ही फुलफिल होते हैं, तो क्या वो हाइब्रिड है? आंसर इज यस। कंडीशन 1 फुलफिल हो गया, कंडीशन 2 फुलफिल नहीं हुआ, क्या वो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है? आंसर इज यस। कंडीशन 1 फुलफिल नहीं हुआ पर कंडीशन 2 फुलफिल हो गया, क्या वो हाइब्रिड है? आंसर इज यस। सर दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे तब वो हाइब्रिड नहीं है, तब वो क्या है, वो प्योर इंस्ट्रूमेंट है। ये आया आपको समझ में, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। सिंपल एग्जाम्पल जैसे आज हम पढ़ेंगे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। फिर आप देखो आपको ऐसा दिखेगा इक्विटी शेयर विद वारंट। तो ये क्या हो गए आपके, ये आपके हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। हमने एक जो ऑलरेडी पढ़ा था इक्वी प्रेफ, ये भी क्या हो गया आपके लिए, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। इज दिस क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके चलिए, तो फिर यहाँ पर ये देखो कन्वर्टेबल डिबेंचर, चलो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है, तो आप ये देखो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स ये सारा चीज, राइट। अब देखिए आगे हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बॉन्ड्स के बारे में। अब देखो बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड्स बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं डेट सिक्योरिटी को। बॉन्ड्स दे आर पार्ट ऑफ द डेट सिक्योरिटी। अगर आप कंपनीज एक्ट के अंदर डेफिनेशन देखो डिबेंचर्स का, तो बॉन्ड भी क्या है, बॉन्ड इज अ डिबेंचर ओनली। कंपनीज एक्ट के अंदर डिबेंचर्स, यस इशू एग्जैक्टली, दे आर ऑफ द नेचर ऑफ डिबेंचर्स ओनली, बस खाली उसको हम बोलते हैं बॉन्ड। और अगर आप कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 के अंदर जाके डिबेंचर्स का डेफिनेशन देखोगे, तो वहां पर डेफिनेशन में आपको डिबेंचर्स के डेफिनेशन में बॉन्ड्स ऑटोमेटिकली मिलेगा। अब ये जो बॉन्ड्स हैं दे आर व्हाट, दे आर डेट सिक्योरिटी। अब देखो अगर वो डेट सिक्योरिटी है तो मुझे आपको बॉन्ड के बारे में और ज्यादा डिटेल में बताने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप डेट सिक्योरिटीज के सारे फीचर्स अगर लिख दो
तो बॉन्ड के सारे फीचर्स ऑटोमेटिकली आपको मिल गए। जैसे कि अगर डेट है तो उस डेट के अंदर आपको एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, करेक्ट? सो व्हेन द बॉन्ड्स आर इशूड, द इशूअर कंपनी, ओके, और whosoever is the issuer is bound to pay a specific rate of interest as per the payment. इसके अलावा जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट वुड बी रीपेड, ओके, एट अ डेट, फ्यूचर डेट, एट अ लेटर डेट, करेक्ट? और ये जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं दे आर लाइक अ क्रेडिटर ओनली, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इट्स अ डेट सिक्योरिटी। व्हाई? बिकॉज द कंपनी इज ऑब्लाइज्ड टू पे द अमाउंट। और ये जो बॉन्ड का अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, दिस विल बी रीपेड on the maturity. So this bond will also have the maturity date just like debentures, and usually the bond's duration would be for 5 to 10 years. So this is what is bond. So characteristic, just like debentures, bond will also have a fixed face value, right? And this is returned to the investor upon the maturity. Now fixed maturity date, so the date of maturity when you have to repay the bonds, or you have to redeem the bonds, that is going to be fixed. All bonds are repay the principal amount after the date of maturity. So the fixed date of maturity there, and what is the use of this maturity? Because you need to pay the principal amount. Then bond also provides a regular payment of interest, correct? So if you are a bond holder, you are going to get a regular stream of interest. If you are a issuer company, you will have to pay the interest on the bond regularly. This can be semi annually, मतलब साल में 2 बार आप पे कर सकते हो, or this can be annually where you are going to meet the investor once a year. Now interest is always calculated on the certain percentage of the face value. Just understand, the interest is calculated on the face value, and this is called as coupon payment. Now how we say that in case of debentures you pay interest, बॉन्ड के अंदर आप क्या पे करते हो? बॉन्ड में आप पे करते हो इंटरेस्ट, और उसको हम क्या बोलते हैं? कूपन पेमेंट, ठीक है? तो आपको अगर मैं बोलूंगा बॉन्ड इशू किया है, उसका कूपन रेट है 10%, तो आप समझ जाना कि वो क्या बात हो रहा है, वो बात हो रहा है इंटरेस्ट का। और इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? इट विल बी अ परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू। देन bonds are generally considered as less risky investments as compared to the equity. वो बिल्कुल obvious reason है, because बॉन्ड में रिस्क कम होगा, डेट के अंदर वैसे भी रिस्क कम होता है, और इक्विटी में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। आई थिंक आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक रिस्क और रिवॉर्ड रिटर्न का चार्ट अगर आप लोगों ने देखा हो, तो कुछ ऐसा सा चार्ट आपको कहीं पर देखने को मिलेगा इस तरीके से। सो दिस इज द रिस्क एंड दिस इज द रिवॉर्ड, ओके, रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो कुछ ऐसे सिक्योरिटीज होते हैं रिवॉर्ड, और इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं रिटर्न, ठीक है? तो कुछ ऐसे सिक्योरिटीज होते हैं जिनमें रिस्क क्या होता है? जीरो, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क फ्री रिटर्न। इसको हम रिस्क फ्री रिटर्न बोलते हैं, और यहां से फिर आपका रिस्क का लेवल बढ़ने लगता है। तो सपोज कोई एक ऐसा सिक्योरिटी है जिसका 1 यूनिट ऑफ रिस्क है, तो ये आपके लिए आ गया थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न। देखो, रिस्क फ्री से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न आपको मिल रहा है। फिर अगर आप बोलोगे नहीं, इसमें तो 2 यूनिट रिस्क है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप रिटर्न भी क्या करोगे? ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे एज कंपेयर टू व्हाट यू आर पेइंग हियर। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे आप फॉल करते हो थर्ड, सो हियर यू आर गोइंग टू से आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट अ हायर रेट ऑफ interest, okay? So one is basically what? One is your debt instruments, two is your preference, and three is your equity, correct? So ये आपका रहता है रिस्क फ्री रिटर्न। तो ऑब्वियसली रिस्क फ्री रिटर्न से थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा डेट में, डेट को जितना मिल रहा है उससे थोड़ा ज्यादा आपको मिलेगा प्रेफरेंस में। सो ये आपका इंटरेस्ट या कूपन, दिस इज योर प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड दिस इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट? ROE। तो अगर आपको मैं और थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज करूं, तो आपने FM में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, या आप पढ़ोगे कैपएम, या इसको कई लोग CAPM भी बोलते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू रिटर्न मार्केट माइनस द रिस्क फ्री रिटर्न। तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक सिंपली यही रहता है, रिस्क फ्री रिटर्न। सो हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। हम क्या बोलते हैं? हायर द रिस्क
हायर द रिटर्न, ऐसा नहीं होता। सिनेरियो ऐसा रहेगा, हायर द रिस्क हायर विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो आप रिटर्न भी क्या करोगे, ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, राइट। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, नो प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं आप इसको सीखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि जो बॉन्ड्स हैं वो लेस रिस्की होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ओवरऑल ये सिक्योर्ड होते हैं, मोस्टली दे आर सिक्योर्ड एंड एज कंपेयर टू इक्विटी, बिकॉज ये ओवरऑल रिस्क कम लेते हैं। एंड बॉन्ड्स अगेन हेल्प्स टू डाइवर्सिफाई एंड ग्रो द इन्वेस्टर्स मनी। सो आपके पास सपोज 100 रुपीज इन्वेस्ट करने को है, तो 100 का 100 आप इक्विटी में नहीं लगाते, आप बोलते हैं काम करते हैं 70 रुपीज इक्विटी में लगाते हैं एंड 30 रुपीज हम लगा देते हैं डेट में, डिपेंडिंग अपॉन योर द बिजनेस, राइट, और योर रिस्क एपेटाइट। अब अगर आप बॉन्ड्स देखो तो अलग अलग तरह के बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है आपके पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ज्यादातर कौन इशू करता है? देखो, या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगा स्ट्रेट अवे, या फिर ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और ये आपको बैकिंग कौन देता है इसका? द बैकिंग इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, दैट इज द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंश्योर दैट इसमें कभी भी डिफॉल्ट नहीं हो। इसीलिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो रिटर्न आता है उसको हम बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। रिमेंबर, अभी अभी मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया, तो दीज आर कॉल्ड एज द रिस्क फ्री रिटर्न। बट जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है उनमें थोड़ा सा रिस्क होता है। सो ये जो बॉन्ड्स होते हैं दीज आर इशूड बाय द प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज, ओके। और ये यहाँ पर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों तरह के बॉन्ड्स को इशू करते हैं, और इनको क्रेडिट रेटिंग मंगवाना पड़ता है बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अभी क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग बेसिकली ये होता है, एक बार कंपनी, ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जब आप बॉन्ड इशू कर रहे हो तो आपके कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेगा, आपके नेटवर्क को देखेगा, आपके बिजनेस को देखेगा, पास्ट रिकॉर्ड्स और सबको चेक करेगा, और उसके बाद में आपको एक रेटिंग देगा, ये बताते हुए कि आप कितने सेफ हो, कितने सिक्योर हो, इन्वेस्टमेंट करना ठीक है कि नहीं है। तो एक तरीके का रैंकिंग होता है। सो दिस इज देयर, बाय द वे वी हैव दिस चैप्टर। सो डिटेल में हम वहां पर कवर करेंगे, बट फिलहाल आप यहाँ पे समझ लो कि क्रेडिट रेटिंग के अंदर यू प्रोवाइड द रेटिंग हियर। फिर आप देखिए बैंक्स एंड द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द बॉन्ड्स। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये जो बॉन्ड्स है, दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और जो बॉन्ड मार्केट है, मेजोरिटी आपको वहां पर क्या मिलेंगे? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बॉन्ड्स मिलते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स मिलते हैं। जैसे आईडीबीआई बहुत ही फेमस बॉन्ड्स इशू किया था, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आईडीबीआई ने यहाँ पर बॉन्ड्स को इशू किया, और भी कई सारे आपको बॉन्ड्स मिलेंगे। जैसे यस बैंक का भी बॉन्ड्स था, पर वो बेचारा बॉन्ड्स का वैल्यू खराब हो गया, राइट। सो अच्छे कंपनी बैंक्स अगर रहेंगे, फंडामेंटली स्ट्रांग रहेगा, तो उनके बॉन्ड्स का वैल्यू ज्यादा होगा, अदरवाइज कम। कुछ आते हैं टैक्स सेविंग बॉन्ड्स, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। और गवर्नमेंट यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अगर आप इन बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसके अंदर आपको चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शंस मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर 6A के अंदर आपको डिडक्शंस मिल जाएंगे, आपको कुछ टैक्स बेनिफिट हो जाएगा। सपोज करो आपका टैक्सेबल इनकम आ रहा है 5,70,000 रुपया, और आप बोलोगे मैंने 1,00,000 रुपया का बॉन्ड इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, तो गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा ठीक है, तो हम मानेंगे कि आपका इनकम है 4,70,000 रुपया, और अब आप टैक्स पे करो 4,70,000 के हिसाब से, एंड नॉट लाइक 5,70,000। तो ये एक बेसिकली क्या होता है, इससे गवर्नमेंट पैसे जमा कर लेती है। और बेसिकली दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या होता है कि लोगों के अंदर सेविंग्स का जो हैबिट होता है उसको यहाँ पर डेवलप किया जाता है। प्लस इस तरीके से पैसा डालने से ये पैसा जो या तो मतलब बैंक में ऐसे ही पड़ा रहता, वो 1,00,000 रुपया यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाता है, और गवर्नमेंट के पास भी लिक्विडिटी आ जाती है, मार्केट में लिक्विडिटी आ जाती है। सो ये आपके पास है टैक्स सेविंग बॉन्ड्स। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दैट आर अवेलेबल। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एक और कैटेगरी का बॉन्ड है जिसका नाम है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब ध्यान से देखो, 4 वर्ड्स है यहाँ पे, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड।
So what is FCCB? FCCB is a bond, okay? This is a bond which is issued in foreign currency and this will be convertible into the equity shares of the company. ये आया आपको समझ में? What is foreign currency convertible bond? Foreign currency convertible bond is a bond which is issued in foreign currency and on maturity these bonds will be convertible into the equity shares of the company. तो जिस कंपनी ने इस बॉन्ड को इशू किया वो ही कंपनी अपने शेयर्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा. आप बताइए क्या ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड आपको क्लियर हुआ? वेरी सिंपल, कुछ इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं. व्हाट इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड? इट्स अ बॉन्ड विच इज इशूड बाय अ कंपनी इन इंडिया बट दिस इज इशूड इन फॉरेन करेंसी. जैसे कि आपने इसको डॉलर्स में इशू किया, लेकिन जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा, मैच्योरिटी के टाइम पे आप इसके अंदर अमाउंट रिटर्न नहीं करोगे, आप इसको क्या करोगे? कन्वर्ट कर दोगे इक्विटी शेयर्स के अंदर. आप बताइए, इज दिस क्लियर? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, हाँ ये इंडिया में होता है ऑफ कोर्स. ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड will be issued, this will be issued in foreign currency but this will be issued by the Indian company only. इंडियन कंपनी ही इसको इशू करेगा. इनफैक्ट आप जब इकोनॉमिक बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ पढ़ोगे, इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, देखो मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपको कोरिलेट करूंगा, वहां पर आप एक चैप्टर पढ़ोगे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी. ठीक है, उस ईसीबी वाले चैप्टर में आपको एफसीसीबी मिलेगा. तो ये इंडिया की कंपनीज को डेफिनेटली, मतलब इंडियन कंपनीज डेफिनेटली इसको इशू करते हैं. ओके, इनफैक्ट यहाँ पर जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो जो कन्वर्जन रेशियो होता है वो हम डिसाइड करके रखते हैं. द कन्वर्जन रेशियो इज डिसाइडेड. कि देखो ये कन्वर्जन रेशियो है, मतलब वन बॉन्ड विल बी इक्वल टू हाउ मेनी शेयर्स, ये हम ऑलरेडी यहाँ पर डिसाइड करके रखते हैं. वन बॉन्ड विल बी इक्वल टू लेट्स से 3 इक्विटी शेयर्स, ये आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया. या फिर आप इस तरह से भी डिसाइड कर सकते हो कि ये बॉन्ड जो कन्वर्ट होगा दिस विल बी कन्वर्टेड एट द रेट, शेयर का प्राइस आपने फिक्स कर लिया एट द रेट लेट्स से 500 रुपीज पर शेयर. तो सपोज आपने 5,000 रुपया बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है और 500 रुपए के हिसाब से आपका बॉन्ड कन्वर्ट होगा, तो फिर आप यहाँ पर क्या बोलोगे? यू आर गोइंग टू गेट 10 इक्विटी शेयर्स. तो एक तरीका तो ये हो गया. दूसरा तरीका अगर आप चेक करो तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि सपोज जो बॉन्ड है वो 5,000 रुपया का है. ठीक है, आपने सपोज 5,000 रुपया मतलब आपने 5 बॉन्ड परचेज किया, तो यू वुड से 5 बॉन्ड्स इनटू 3 शेयर्स, दिस मीन्स I am going to get 15 equity shares. तो आप इस तरीके से भी डिसाइड कर सकते हो. सो डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे क्या कर रहे हो ये आप डिसाइड करते हो. फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, इज दिस क्लियर टू यू? ओके, मुझे ये एग्जाम्पल थोड़ा कम समझ में आया. इसमें देखो समझने का कुछ है नहीं. कंपनी ने यहाँ पर बॉन्ड इशू किया, एक बॉन्ड, आप कंपनी के पास जाते हो, कंपनी वहां पर, आप कहाँ हो? आप सपोज करो यूएसए के अंदर बैठे हुए हो. ठीक है, और आपसे यहाँ पर इंडियन कंपनी लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज आपसे पैसे रेज कर रहा है. तो रिलायंस इंडस्ट्री आपको बोल रहा है आप हमारे कंपनी के 5 बॉन्ड को परचेज कर लो, या आप हमारे कंपनी के एक बॉन्ड को परचेज कर लो. इस बॉन्ड के ऊपर हम आपको 10 साल तक इंटरेस्ट पे करते रहेंगे और 10 साल के बाद इस बॉन्ड को हम कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर में और एक बॉन्ड के बदले आपको 3 इक्विटी शेयर्स देंगे. या फिर आपका एक बॉन्ड जो कन्वर्ट होगा वो कन्वर्ट होगा 500 रुपया पर बॉन्ड के हिसाब से. सिंपल. तो 10 साल तक तो आपको इस बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा. लेट्स से आपने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, तो 5,000 के ऊपर आपको 10 इयर्स तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा और 10 साल के बाद में फिर ये बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द शेयर्स. वो या तो ऐसे होगा या फिर इस तरीके से होगा. ओके, अब कंपनी सर यहाँ पर सीधे सीधे बॉन्ड का पेमेंट ही क्यों नहीं कर देती है, इसको कन्वर्ट क्यों कर रही है? क्योंकि देखो अगर कन्वर्ट करेगी तो कंपनी को फिर क्या देना पड़ेगा? कैश देना पड़ेगा. अब कंपनी यहाँ पर क्या कर रहा है? अपने कैश रिसोर्सेस को बचा रहा है जहां पर उसको कैश पेमेंट नहीं करना पड़े. ओके,
मेक सेंस? ओके, चलिए तो फिर आगे देखते हैं। ये आपके मॉड्यूल के अंदर आपको मिलेगा that foreign currency convertible bond, it means a bond which is issued by an Indian company and these bond are expressed in the foreign currency, मतलब they are issued in the foreign currency। और क्योंकि बॉन्ड है तो वहां पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होगा और ये सब आप किस में पे करोगे? ऑल दिस विल बी पेड इन द फॉरेन करेंसी। अब जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है ये होते हैं अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स और इसमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रहता है और एट द एंड वहां पर ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसको कन्वर्ट कर लो इनटू द फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशुअर कंपनी। और अगर वो कन्वर्ट नहीं करते, देखो कुछ होते हैं कंपल्सरीली कन्वर्टेबल और कुछ होते हैं कि जिसमें आपको मैंडेटरीली कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सो इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन all this will be paid in the dollars, that is foreign currency. Now foreign currency convertible bond shall be denominated इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, मतलब जरूरी नहीं कि डॉलर हो, वो किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी फॉरेन करेंसी जो है उसमें आप इसको इशू कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो इशू प्रोसीड्स है दिस नीड्स टू कंफर्म द ईसीबी एंड यूज रिक्वायरमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया जब आप ईबीसीएल पढ़ोगे तो वहां पर आपको फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में और डिटेल में मिलेगा, वहां आप ईसीबी पढ़ोगे तो यहाँ आप उसके फीचर के बारे में पढ़ रहे हो और जब ईबीसीएल के अंदर आप ईसीबी नॉर्म्स को पढ़ोगे तो आप इसके रेगुलेशंस को भी समझोगे ना। फॉरेन इन्वेस्टर्स आल्सो प्रेफर एफसीसीबी बिकॉज दीज आर डॉलर डिनोमिनेटेड सर्विसिंग, आपको फिक्स जो इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा वो डॉलर में मिलेगा एंड कन्वर्शन ऑप्शन रहता है एट द एंड और इसमें काफी ज्यादा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी रहता है। अब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब हो गया कि आपको प्राइस में खेलने का मौका मिल जाता है, राइट। अब अगर आप इधर देखो तो आपको एक एग्जांपल है, जैसे कंपनी ए है, ठीक है, कंपनी ए ने बॉन्ड इशू किया और उस बॉन्ड का प्राइस क्या है ₹1000। अब आप बोलोगे सर बॉन्ड तो हम फॉरेन करेंसी में इशू करते हैं, आप मान के चलो कि इसका इक्विवेलेंट 1000 का इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी इशू किया गया था, ठीक है। तो ये आपका जो बॉन्ड है वो 1000 रुपीज का इशू किया गया, इसके ऊपर 2% का कूपन रेट है। 2% का कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट आपको 2% मिलेगा और इसका मैच्योरिटी कितना है? 2 years। नाउ कन्वर्टेबल, दीज बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹800 पर शेयर, ये यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब जो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर ने 4 बॉन्ड खरीदे, लेट्स से आप एक सब्सक्राइबर हो, आपने 4 बॉन्ड खरीदा, मतलब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 4000 रुपया। तो आप देखो for 2 years, for 2 years you will get interest, okay, you will get interest at the rate 2% on this 4000। तो 2 साल तक तो आपको ये इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसके बाद में एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर अब यहाँ पर क्या होगा? आप देखिए ये 4000 रुपया, इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे? 800 रुपीज से। सो यहाँ पर 8540, तो यहाँ पर उसको 5 इक्विटी शेयर्स मिल जाएगा। ये आया आपको समझ में? ओके। अब अगर आप यहाँ पे देखो, सपोज करो उस दिन जिस दिन इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है, द डे इट इज गेटिंग कन्वर्टेड, ये जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ये है लेट्स प्रिज्यूम 500 रुपीज, या फिर लेट्स से ये हो गया है 1000 रुपीज। आप मुझे बताओ एज अ इन्वेस्टर आपको किस में फायदा होगा? ऑप्शन ए जब प्राइस 500 है, या ऑप्शन बी जब प्राइस 1000 है? देखो आपका तो कन्वर्शन प्राइस फिक्स हो गया, दिस इज फिक्स्ड कि आपको 800 रुपए के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। देखो मैं एक बार इसको फिर से समझा देता हूं। आप देखो यहाँ पर कंपनी ने बॉन्ड इशू किया 1000 रुपए का इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी में। सपोज करो हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं जैसे $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज, ठीक है। तो आपने टेक्निकली ये जो एक बॉन्ड है ये कितने का इशू किया? $100 का ये एक बॉन्ड आपने इशू कर दिया। इसके ऊपर आपने बोला आप इंटरेस्ट भी पे करोगे, कितना पे करोगे? 2% इंटरेस्ट पे करोगे और मैच्योरिटी है 2 years, मतलब 2 साल के बाद ये बॉन्ड हो जाएगा कन्वर्ट। और ये कन्वर्ट किस में होगा? कन्वर्ट हो जाएगा कंपनी के इक्विटी शेयर्स में। और आपने कन्वर्जन का प्राइस भी फिक्स कर लिया कि एक बॉन्ड के बदले आपको कितना मिलेगा?
₹800 का एक शेयर मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे चेक करो, इन्वेस्टर ने 4 बॉन्ड्स अगर खरीदे तो उसने ₹4000 इन्वेस्ट किया। अब ₹4000 को आप एक्सचेंज करोगे किसके साथ? ₹800 के एक इक्विटी शेयर के साथ। तो आप देखो, इफ यू हैव 4 bonds of ₹1000 each and I going to give you shares worth ₹800, तो आप मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप यहां पर इशू करोगे? वही फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया कि 4000 डिवाइडेड बाय 800, तो हमें यहां पर पता चला कि आपको कितने मिलेंगे? 5 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? तो अब इसके बेसिस पे आपको यहां पर डिसाइड करना है कि इस सिनेरियो में जो बॉन्ड होल्डर है, ठीक है, बॉन्ड होल्डर को कहां पर फायदा होगा? यहां पर क्वेश्चन आ रहा है कि बॉन्ड होल्डर विल गेन वेयर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि बॉन्ड होल्डर विल गेन हियर, इज गोइंग टू गेन हियर। व्हाई? बिकॉज आप देखो, उसको बॉन्ड कितने का मिल रहा है? ₹800 का मिल रहा है, जबकि मार्केट में बॉन्ड कितने का चल रहा है अभी? ₹1000 का। तो वो क्या बोलेगा? खुशी खुशी मेरे सारे बॉन्ड्स को आप कन्वर्ट करो। लेकिन अगर प्राइस ₹500 हो गया तो वो बोलेगा, अरे यार, मार्केट में जो बॉन्ड है, ये तो मतलब जो शेयर्स है वो तो ₹500 का मिल रहा है, जबकि मेरे को ये खरीदना पड़ रहा है ₹800 का। तो यहाँ पर उसको गेन नहीं होने वाला। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी गेन जो आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो ये यही आपके मॉड्यूल के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ था और मैंने इसको मॉड्यूल से पिक किया, तो यहाँ पर सेम पॉइंट को एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप रीड कर लेना। अब देखिए, आपके पास आता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। अब फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड को अगर आप देखोगे तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड इज सेम लाइक फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा? देखो, बॉन्ड है, bond will be issued, it will be issued in foreign currency, okay, but this bond, instead of getting converted into the equity shares of the own company, this will get exchanged for the equity shares of another company. So here the bonds, instead of getting converted into the equity shares of the issuer company, okay, it will get exchanged for the, yeah, with the इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। और इसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बॉन्ड को इशू किया और उस बॉन्ड को बोला कि जब ये रिडम्पशन होगा तो इस बॉन्ड को हम कन्वर्ट कर देंगे और कन्वर्ट करके आपको शेयर्स किसका मिलेगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही मिलेगा। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ओके, दिस इज FCCB। क्यों? क्योंकि रिलायंस यहां पर क्या है? रिलायंस इज द इशुअर कंपनी, और इशुअर कंपनी अगर बॉन्ड इशू करेगा जो इशुअर कंपनी के प्राइस पर ही, मतलब इशुअर कंपनी के शेयर्स के लिए कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके लिए फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि रिलायंस इंडस्ट्री बीइंग अ इशुअर कंपनी हैज इशूड अ बॉन्ड, और ये बॉन्ड जब कन्वर्ट होगा तो आपको शेयर्स मिलेंगे लेट्स से जियो के, तो आप क्या बोलोगे? ये कौन सा बॉन्ड हो गया? ये बॉन्ड हो गया फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। नाउ यू विल से, सर जियो और रिलायंस तो एक ही बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, भले ही रिलायंस जियो के काफी सारे शेयर्स को होल्ड करता हो, वो उसकी सब्सिडरी कंपनी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिलायंस और जियो क्या है? अलग अलग है कि नहीं? आप क्या टाटा मोटर्स को और टाटा स्टील को और TCS को, तीनों को क्या आप एक ही कंपनी बोल सकते हो? इवन दो इन तीनों कंपनी में टाटा सन्स का मेजर स्टेक है, लेकिन क्या आप तीनों को एक कंपनी बोलोगे? आंसर इज नो, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहाँ पर ऐसे ही होगा कि टाटा मोटर्स यहाँ पर क्या करेगा? FCEB इशू करेगा, और टाटा मोटर्स के बदले आपको किसके शेयर्स मिलेंगे? टाटा स्टील के शेयर्स मिल जाएंगे, या फिर लेट्स से आपको TCS के शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये हो जाता है आपके लिए फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। मेक सेंस?
foreign currency exchangeable bond. Does this make sense? Okay. चलिए तो फिर हम यहाँ पर इसको आगे मॉड्यूल से पढ़ते हैं. सो FCEB is again used to raise the funds from the international market against the security and they are exchangeable in the shares of another company. So FCEB means which is a bond expressed in foreign currency. Principal and interest is payable in foreign currency, right? और जो issuer company है वो होगा एक Indian company subscribed by the person resident outside India क्योंकि foreign currency में आप issue कर रहे हो, and these will be exchangeable into the equity shares of another company which is being offered by an Indian company. So ये या तो पूरी तरह से convert होगा या फिर partly convert होगा या फिर on the basis of any equity related warrant which is attached to the debt instrument. तो warrant के अंदर आपको पता है कि इस तरह से हो सकता है. Sir, what if बॉन्ड नेस्ले का टाटा में चेंज हुआ हो तो चलेगा? देखो फिर ये डिपेंड करेगा कि क्या, देखो यहां पर आपको क्या देखना है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड में. इसका ऐसा मतलब नहीं कि आप किसी के भी शेयर्स इशू कर सकते हो. सी, जो यहाँ पर इशुअर कंपनी है इसके पास ऑलरेडी वो दूसरे कंपनी के शेयर्स है. कंपनी ए अगर FCEB इशू कर रहा है और वो बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू द शेयर्स ऑफ कंपनी बी, देन डेफिनेटली उसके पास कंपनी बी के शेयर्स होने चाहिए. या तो कंपनी बी के शेयर्स होंगे या उसके पास गारंटी होगा कि कंपनी बी शेयर्स इशू करेगा. आया आपको समझ में? तो ऐसा नहीं है, मतलब इस तरह से तो रिलायंस यहाँ पे शेयर्स इशू कर दे और FCEB इशू कर दे और बोले कि चलो इसके बदले आपको अडानी के शेयर्स मिल जाएंगे, तो अडानी वाला बोलेगा मैं किस बात के शेयर्स दूं. तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अग्रीमेंट आपको पहले से देखने को मिलेगा. ओके, सो ये पॉइंट आता है. अब देखिए नेक्स्ट आप अगर यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर आपको दिख रहा है इट मे बी नोटेड दैट द इशुइंग कंपनी, यही सेम पॉइंट बताए, द इशुइंग कंपनी to be the part of the promoter group of the offered company and the offered company is to be listed, is to be eligible to receive the foreign investment. So under this option an issuer company may issue FCEB in foreign currency and these FCEB are convertible into the equity shares of another company. उस another company को हम क्या बोलेंगे? offered company. and ये generally किसके रहते हैं? same promoter group के रहते हैं. तो जैसे मैंने आपको TCS और टाटा स्टील बताया, तो फॉर एग्जांपल ABC issues FCEB, then FCEB will be convertible into the equity shares of XYZ Limited. तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा that it has to be noted that they are held by both ABC, मतलब XYZ Limited, ABC Limited दोनों एक ही प्रमोटर ग्रुप के होने चाहिए. Just like unlike FCCB they are converted into the shares of the issuer company, जहां पर वो उसी के कंपनी के शेयर्स के इशू हो जाते हैं, इसकी जगह वो किसके कंपनी के शेयर्स इशू होंगे? देखो यहां पर आप ये देखो, एक है आपके पास issuer company. Issuer company is issuing a bond. This bond is in foreign currency and these bonds will be converted, okay, into the equity shares of issuer company. तो ये क्या होगा? और ऑफर्ड कंपनी, तो ये क्या होगा आपको ये बताना है. तो अगर ये रहा तो दिस इज FCCB और ये हो जाएगा FCEB. डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? और यहाँ पे इशुअर कंपनी एंड ऑफर्ड कंपनी दोनों सेम प्रमोटर ग्रुप के होंगे. जैसे आपने पूछा नेस्ले के शेयर्स टाटा में कन्वर्ट हो जाएंगे क्या? बॉन्ड, नेस्ले का जो बॉन्ड है वो टाटा में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर नेस्ले टाटा का बॉन्ड नहीं कन्वर्ट हो पाएगा क्योंकि वहां पर वो सेम प्रमोटर ग्रुप के नहीं है. हाँ, लेकिन अगर आपके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं तो ट्रांसफर हो सकता है. इसमें आपको बस खाली 3-4 चीजों का ध्यान रखना होगा. जब आप EBCL पढ़ोगे तो आप ये देखोगे हर कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलना पॉसिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं होते, FDI के नॉर्म्स होते हैं. तो आपको ये देखना होगा कि ये जो ऑफर्ड कंपनी है इसको फॉरेन करेंसी मिलना, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलना अलाउड है या नहीं है.
जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखो, जिसमें मैंने बोला रिलायंस के शेयर आपको कहाँ मिल जाएंगे, जियो, मतलब रिलायंस के बॉन्ड के बदले आपको जियो के शेयर मिलेंगे। अब जियो बिलोंग करता है टेलीकॉम सेक्टर को, तो आपको ये चेक करना होगा कि क्या टेलीकॉम सेक्टर जो है उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलना अलाउड है कि नहीं अलाउड है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते कि नहीं, टेलीकॉम काफी सेंसिटिव इशू है, इसको तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिलना चाहिए, तो इन दैट केस रिलायंस जब यहाँ पे FCEB इशू करेगा तो वो ये नहीं बोल सकता कि इवेंचुअली ये जियो के शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज इस तरीके से तो इनडायरेक्टली आपने क्या कर दिया, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट डाल दिया, विच इज नॉट अलाउड। तो जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर पाओगे। ओके, फिर देखिए यहाँ पर आपके पास आता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। देखो, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स का। अगर आपको डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप IDR समझ जाओगे, और आगे आप दो और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो, ADR GDR, वो भी आप समझ जाओगे। देखो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में क्या होता है, यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर एक कंपनी है, इस कंपनी के शेयर्स है, वो क्या करेगा कंपनी, ये एक कंपनी लेट्स से मैं एक थैला बनाता हूँ, एक बैग है, ठीक है, ये एक बैग है, इस बैग में क्या है, इस बैग में कंपनी के शेयर्स है, इस कंपनी के शेयर्स है। ये थैला वो ले जाके यहां पर एक बैंक को देगा, ठीक है। ये बैंक कहां पर है, ये बैंक आपके, ये होम बैंक है, होम बैंक मतलब आप ही के देश का बैंक है, तो होम बैंक है, ये होम बैंक को ये शेयर्स का थैला ले जाकर दे देगा, मतलब एक तरीके से ये शेयर्स को डिपॉजिट करवा देगा, एंड दिस विल बी डिपॉजिटेड विद द होम बैंक। होम बैंक इन्फॉर्म करेगा फॉरेन बैंक को, होम बैंक इन्फॉर्म करेगा फॉरेन बैंक को कि मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स का जो थैला है वो डिपॉजिट हो गया है। अब सपोज करो इसने 1 लाख शेयर्स यहाँ पर इशू किए, तो वो यहाँ पर इन्फॉर्म कर देगा कि मेरे पास इस कंपनी के 1 लाख शेयर्स आ गए। अब ये जो फॉरेन बैंक है ये क्या करेगा, ये 1 लाख शेयर्स जो इस होम बैंक के पास डिपॉजिटेड है उसके बेसिस पे यहां पर डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू करेगा। अब डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होता है सर, देखो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कुछ नहीं, ये एक डॉक्यूमेंट होगा, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, वैसे ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ही आपका ये एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है दैट दिस डिपॉजिटरी रिसिप्ट, लेट्स से वन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज इक्वल टू लेट्स से वन इक्विटी शेयर्स, या फिर आपको मिल जाएगा वन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज इक्वल टू 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, लेट्स से कंपनी ABC। तो ये जो फॉरेन बैंक है, ये फॉरेन बैंक ABC कंपनी के डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू करेगा। ये किसको इशू किया जाएगा, दिस विल बी इशूड टू द इन्वेस्टर्स। अब आप अगर मुझे बताओ ABC के लिए ये देसी इन्वेस्टर्स है या विदेशी इन्वेस्टर्स है, ABC लिमिटेड के लिए ये देसी इन्वेस्टर्स है या विदेशी इन्वेस्टर्स है, सो दीज आर फॉरेन इन्वेस्टर्स। ओके, दीज आर फॉरेन इन्वेस्टर्स, विदेशी, करेक्ट, दीज आर फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब ये फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स देंगे रुपया, रुपया मतलब ये फॉरेन इन्वेस्टर्स यहां पर पेमेंट करेंगे, तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स इस फॉरेन बैंक को इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के बदले या तो रुपी देंगे या तो लेट्स से डॉलर देंगे, तो जो भी होगा वो मनी पे करेंगे, और ये फॉरेन बैंक यही रुपया किसको दे देगा, इस ABC लिमिटेड को दे देगा, तो या तो इसको भी वो रुपया मिल जाएगा या फिर इसको डॉलर मिल जाएगा। आप मुझे बताओ डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या है। देखो नाम से ही देखो, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, अ रिसिप्ट which acknowledges the deposit, deposit of what, deposit of shares। आप बताइए ये क्लियर हुआ। अंशु ने बोला सर प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज फॉरेन बैंक के बाद वाला प्रोसेस फिर से एक्सप्लेन करो। फॉरेन बैंक यहां पर क्या करेगा, देखो शेयर्स किसके पास है, शेयर्स तो इस होम बैंक के पास है, तो ऑब्वियस सा बात है
ये फॉरेन बैंक शेयर्स तो इशू कर नहीं सकेगा, तो ये फॉरेन बैंक क्या इशू करेगा? डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये क्या होगा? एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट, ये होगा एक तरीके का सर्टिफिकेट। और उस सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ होगा कि एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट इतने शेयर्स के बराबर है। वन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज इक्वल टू वन इक्विटी शेयर, वन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज इक्वल टू 5 इक्विटी शेयर, या जो भी है इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। आया आपको समझ में? तो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर क्या करेंगे? वो मनी पे कर देंगे इस फॉरेन बैंक को इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के बदले, और यहाँ से ये पैसा इस कंपनी को वापस से मिल जाएगा और वो इस बिजनेस में लगाएगा। अब ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है, ठीक है, क्योंकि इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट इतने इक्विटी शेयर्स के बराबर है, तो कल को ये फॉरेन इन्वेस्टर बोले कि नहीं मुझे अब इस कंपनी के शेयर्स चाहिए, तो ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है इसको आप फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हो कंपनी के शेयर्स में। और कल को आपको मन करे ये शेयर्स को दोबारा से डिपॉजिटरी रिसिप्ट में कन्वर्ट करना है, तो भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। देखो ऑफ कोर्स वो ड्यूली जो लॉ का प्रोसेस है उसके हिसाब से करोगे, ऐसा नहीं जैसे मन आप वैसे कर लो। आप इसको यहाँ पर कन्वर्ट करोगे और इसको हम बोलते हैं टू वे फंजेबल। इसको हम बोलते हैं दीज आर टू वे फंजिबल। फंजिबल मतलब हम अगर जाके वापस आ सकते हैं तो टू वे फंजिबल। अगर हम सिर्फ जा सकते हैं तो हम बोलेंगे वन वे फंजिबल। मतलब अगर ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स सिर्फ इक्विटी में कन्वर्ट होगा तो हम क्या बोलेंगे? दीज आर वन वे फंजिबल, दे आर वन वे फंजिबल। और अगर ये दोबारा से डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में कन्वर्ट हो सकता है तो उसको हम बोलते हैं टू वे फंजिबल। फंजिबल का मतलब होता है कन्वर्टेबल। अगर आप जा सके वापस आ सकते हो तो आप बोलोगे इट इज टू वे फंजिबल। और अगर सिर्फ एक साइड ही जा सकते हो दूसरे साइड नहीं तो हम बोलेंगे वन वे फंजिबल। इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को आप शेयर्स के बदले एक्सचेंज कर सकते हो और दोबारा से इन शेयर्स के बदले डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स ले सकते हो, तो टू वे फंजिबल हो गया। तो ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होते हैं ये होते हैं टू वे फंजिबल। आप बताइए ये क्लियर हुआ? अब यहां पर मैं आपको बोलता हूं ये जो एबीसी लिमिटेड है, ये एबीसी लिमिटेड है सिचुएटेड कहां पर? यूएसए में। तो आप मुझे बताइए ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू होगा ये कहां पर इशू होगा? लेट्स से दीज आर बिंग, ये जो फॉरेन बैंक है ये इंडिया की बैंक है, तो इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को हम क्या बोलेंगे? दीज वुड बी कॉल्ड एज आईडीआर। आया आपको समझ में? आया आपको समझ में? अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? आईडीआर। ओके, इज दिस क्लियर? अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू करेगी तो हम बोलेंगे आईडीआर। लेकिन अगर ये है एक इंडियन कंपनी और इंडियन कंपनी फॉरेन में जाके डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, अगर ये यूएसए में इशू हो रहा है। और अगर यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है या लेट्स से ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर वहां पर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। आप बताइए ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ आप लोगों को? क्या डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी आपके मॉड्यूल के अंदर सिर्फ आईडीआर लिखा हुआ है, पर आगे जाके आप एडीआर जीडीआर के बारे में भी पढ़ोगे। तो देखो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, आईडीआर हो एडीआर हो जीडीआर हो, तीनों का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सेम है। बस खाली यहाँ पर क्या है, हियर द इशुअर कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी एंड हियर द इशुअर कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। आप बताइए डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो ये देखो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि आईडीआर अगर आप इशू करते हो तो इसको कंपनीज एक्ट में डिफाइन भी किया हुआ है। सो आईडीआर इज व्हाट? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ओके, विच इज इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब देखो आप यहाँ पे पूरा क्लियर कर समझ पाओगे, ठीक है? अच्छा, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। ये कौन सा बैंक है? डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। इसको हम बोलते हैं ओवरसीज कस्टोडियन बैंक। हालांकि टेक्निकल टर्म से आगे ये क्लियर हो जाएगा आपका, बस आप समझ लो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक और ये होता है ओवरसीज कस्टोडियन बैंक, या फिर ये है आपका डिपॉजिटरी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि द इंस्ट्रूमेंट
is in the form of depository receipts which is created by the domestic depository in India, okay, and authorized by the company which is incorporated outside India, making an issue of the depository receipts. और उल्टा कर दो तो वो बन जाएगा ADR GDR, ठीक है, ये वाला। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब बेसिकली अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में IDR को इशू करे तो उसको कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा उसको सेबी ICDR रेगुलेशंस को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। ये जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप देखो तो आपके पास आ जाता है सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरी। तो अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के आपके इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम कवर करेंगे यहाँ पे किसको, इंटरमीडियरीज को। इंटरमीडियरीज कौन है, एक तरफ है इन्वेस्टर, एक तरफ है कंपनी। कंपनी और इन्वेस्टर को जो यहाँ पर मिलाता है वो कौन है, यहाँ पर इंटरमीडियरी। अब सिर्फ ब्रोकर नहीं है, अलग अलग तरह के इंटरमीडियरीज हैं, उनके बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखें, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज। सेबी के पास पावर है इन सारे सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज को गवर्न करने का। कैसे, देखो ये सेबी एक्ट है और ये सेबी एक्ट का प्रीएम्बल है। मैंने आपको बताया था व्हाट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ, कि ये कोई कानून आ रहा है तो क्यों आ रहा है, दिस इज प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल में यहाँ पर क्या बताया कि सेबी एक्ट को लाने का क्या कारण था। बोला सेबी एक्ट को हम इसलिए लेकर आए क्योंकि हम एस्टैब्लिश करना चाहते थे सेबी को, एक तो बोर्ड को सेटअप करना चाहते थे, दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव था, सो दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टर्स को। तीसरा, हम प्रमोट करना चाहते हैं डेवलपमेंट, प्रमोट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। और चौथा, हम चाहते हैं कि ये जो सेबी है ये रेगुलेट करे सिक्योरिटीज मार्केट को, ठीक। सो दिस इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड। तो ये है सेबी एक्ट का प्रीएम्बल, ठीक है। पेज नंबर प्लीज, ये पेज नंबर नहीं मिलेगा आपको वेदांत, ये मॉड्यूल के पेज नंबर में नहीं मिलेगा। मेरा लेक्चर एंड हो जाने दो, फिर मैं आपको लेक्चर, मतलब आज का लेक्चर एंड हो जाने दो, लेक्चर के एंड में मैं आपको मॉड्यूल में गो थ्रू करवाऊंगा कि ये देखो ये चीजें मॉड्यूल से है। जैसे अगर आप चेक करोगे ये मॉड्यूल के अंदर आपको दिया हुआ है, लेकिन मुझे ये तरीका जो मॉड्यूल में प्रेजेंट किया हुआ था ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया और मैंने आपको इस तरह से समझाया। क्यों इस तरह से समझाया, क्योंकि जब हम फ्यूचर में सेबी एक्ट पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत इजीली याद रख पाओगे और कनेक्ट भी कर पाओगे, अरे हाँ सर ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ जो चीज लिखा है उसको ही मैंने और स्मार्ट तरीके से और थोड़ा और डिटेल्ड तरीके से इधर प्रेजेंट किया है। तो ये जो सेबी एक्ट है, ये सेबी एक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि एक बोर्ड को एस्टैब्लिश किया जाए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट एंड ऑल्सो टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। अब सेबी एक्ट के अंदर, हर एक्ट में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। सेबी एक्ट के अंदर आपके पास है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 आपको बताता है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, की जो सेबी है सेबी के क्या पावर्स हैं और सेबी के क्या फंक्शंस हैं। तो अगर आप फंक्शन ऑफ बोर्ड देखोगे तो देखो सेम प्रीएम्बल को कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर क्या बोला है, सेबी की ड्यूटी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द investors in securities and to promote the development of and to regulate the securities market by such measures as it thinks fit। एक तो ये, इसके आगे क्या बताया हुआ है कि वो क्या क्या कर सकता है। सबसेक्शन 2 के अंदर आपको बताया हुआ है कि सेबी क्या क्या काम कर सकता है। तो बोला सेबी यहाँ पर रेगुलेट करेगा, सेबी विल रेगुलेट द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, कि एक स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से काम करेगा उसके बिजनेस को रेगुलेट करेगा सेबी। इसके अलावा सेबी रजिस्टर करेगा और रेगुलेट करेगा किसको, बहुत सारे कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज को, उनके वर्किंग को रेगुलेट करेगा, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, banker to an issue, trustees of the trust deed, registrar to the issue, merchant banker, underwriter, इसका नाम आपने सुना हुआ होगा अकाउंट्स में, portfolio manager, investment advisor and such other intermediary, right,
who may be associated with the securities market in any manner. आप बताइए, is this clear? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि सेबी कैसे कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज को गवर्न करेगा? इस तरीके से गवर्न करेगा क्योंकि ये यहां पर लिखा हुआ है, सेबी को पावर देके गया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप देखो कितने तरह के आपको यहाँ पर इंटरमीडियरीज मिलेंगे, ये इतने तरह के आपके इंटरमीडियरीज है। मर्चेंट बैंकर वैसे तो बहुत सारे हैं, बट आपके मॉड्यूल के अंदर इनका नाम दिया हुआ है, जैसे कि मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, अंडर राइटर, बैंकर टू इशू, डिबेंचर ट्रस्टी, स्टॉक ब्रोकर, ये सब आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इन सब को रेगुलेट करने के लिए देखो, एक तरफ तो आपके पास है सेबी एक्ट। बहुत ध्यान से आप इस पॉइंट को समझना, सेबी एक्ट जो है वो क्या करता है, पावर देता है सेबी को। ठीक है, सेबी एक्ट है, दिस गिव्स पावर टू सेबी कि आप एक काम करो, इन इंटरमीडियरीज को गवर्न करो। इसके अलावा सेबी एक्ट सेबी को पावर देता है टू मेक रेगुलेशंस। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, रेगुलेटर मेक्स रेगुलेशंस। तो यहां पर उसको पावर दिया जा गया है कि आप, द पावर हैज बीन गिवन टू द सेबी कि आप एक काम करो, यू मेक रेगुलेशंस, यू ऑल्सो overview the business, you overview the business of these underwriters, all the different intermediaries and also of the stock exchange। ठीक है, उनको आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारा पावर उसको सेबी एक्ट ने दिया है। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इसी पावर के अंदर जो सेबी एक्ट ने सेबी को पावर दिया है, इसी पावर के अंदर सेबी क्या करता है, हर एक के लिए अलग अलग रेगुलेशंस बना देता है। जैसे आप मर्चेंट बैंकर के लिए देखो तो सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशंस 1992, सेबी रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, तो ये आ गया। सेबी अंडरराइटर रेगुलेशन, तो अंडरराइटर रेगुलेशन। बैंकर टू द इशू, तो बैंकर टू द इशू रेगुलेशन। तो सेबी ने हर एक के लिए अलग अलग रेगुलेशंस यहाँ पे बना के रखा है। इसके अलावा सेबी यहाँ पर क्या करता है, मतलब ये जो इंटरमीडियरीज है, इन ये इंटरमीडियरी, सपोज अगर आप एक मर्चेंट बैंकर हो, अगर आप एक मर्चेंट बैंकर हो तो आप सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन को तो गवर्न करोगे करोगे। इसके अलावा आप सेबी केवाईसी को भी गवर्न करोगे, यू विल बी गवर्न्ड बाय दिस रेगुलेशन, यू विल बी गवर्न्ड बाय सेबी इंटरमीडियरीज रेगुलेशन 2008। और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये अगेन आप ईबीसीएल के अंदर पढ़ोगे, उसके ऊपर, और सेबी का जो मास्टर सर्कुलर निकलता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, आप उसको भी यहाँ पर पढ़ोगे। ठीक है, मतलब बेसिकली यू विल बी गवर्न्ड बाय ऑल, चार चीजें आपके ऊपर रहेंगी। एक तो आपका खुद का रेगुलेशन, उसके अलावा ये तीन रेगुलेशन जो हर एक इंटरमीडियरी के ऊपर एप्लीकेबल रहता है। तो अब आज के लेक्चर को तो हम यहाँ पर एंड करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज इंटरमीडियरीज, और सारे के सारे इंटरमीडियरीज हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आप देखो, आज हमने किसको समझा, आज हमने बॉन्ड्स को पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स देखा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखा, एफसीसीबी, एफसीईबी, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, हमने इनको कवर किया। तो इस चैप्टर के अंदर अभी ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको नहीं बताए, बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, इसको मैंने आपको पढ़ाया है, हालांकि अभी आप मत पढ़ना इसको क्योंकि आपको डिफिकल्टी इसके अंदर लग सकता है। बेसिक रीडिंग अगर आप देना चाहो तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट बहुत डिटेल में इसमें मत जाना, और अगर नहीं समझ में आए तो डोंट वरी, बिकॉज ये आपको वैसे भी मैं बाद में डिटेल में कवर करवाऊंगा। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो किसके साथ, विथ मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, फिर ये सारे टॉपिक्स को मैंने आपको जानबूझ के नहीं करवाया, आज हमने यहाँ पर शुरू किया इंटरमीडियरीज को। नेक्स्ट लेक्चर में इस इंटरमीडियरीज वाले टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। सो अब प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, और इसमें जो चीजें अभी यहाँ पर रहती है इसको एज इट इज पढ़े रहने दो। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सीधा फिर स्टार्ट करेंगे सेबी एक्ट 1992। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे सेबी एक्ट 1992, इसको हम आराम से समझेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम पढ़ेंगे हमारे सेबी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, ये हमारा फिर सेकंड चैप्टर होगा। इसके बाद में हम कवर करेंगे सेबी आईसीडीआर, या बेसिकली डिपॉजिटरीज को, हम डिपॉजिटरीज को कंप्लीट कर सकते हैं, और डिपॉजिटरीज फिनिश होने के बाद में फिर हम कवर करेंगे आईसीडीआर रेगुलेशन।
ICDR खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेबी LODR रेगुलेशंस। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। आप बताइए, क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया? क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आया? Okay, if this is clear, then that's it for your today's lecture. Take care. Bye bye.